इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे MRFA के बारे में, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस के बारे में। आपको हमने पूर्व के भी वीडियोस में बताया कि MRFA, जिसको हम पूर्व में MMRCA 2 के नाम से जानते थे, इसको लेकर के इसी वर्ष के अंत तक जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो भारतीय वायुसेना के द्वारा इशू किया जाएगा। साथ ही साथ हमने आपको कौन प्रबल दावेदार है, कौन नए नए ऑफर आए हैं, इनके बारे में भी अवगत करवाया। हमने हाल ही में आपको यूरोफाइटर टाइफून और यूरोफाइटर कंसोर्टियम का जो ऑफ़र था इसके बारे में भी अवगत करवाया। लेकिन आज BW बिजनेस वर्ल्ड के सोर्सेज ने कुछ ऐसी जानकारियां सामने रखी हैं पब्लिक डोमेन में, जिन्होंने एक बार फिर से हमको चौंकाया है। आपको ये तो पता है कि भारतीय वायुसेना 114 की संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए इच्छुक है और इसके लिए बाकायदा जो प्रोग्राम है उसका खाका भी तैयार कर लिया गया है। लेकिन BW बिजनेस वर्ल्ड की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि उन्होंने हाई लेवल मिलिट्री सोर्सेज से बात करी, जहां पर यह पता चला कि अब ये चीज़ लगभग कंफर्म हो चुकी है कि जो MMRCA 2 है ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया जाएगा। यानी ये जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोक्योरमेंट है ये एक साथ ना होकर के 2 अलग अलग भागों में होगा। तो आइए जानते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में क्या अंतर है और क्या पार्ट 2 को लेकर के अभी भी जो आने वाला भविष्य है वो अंधेरे में है। तो आइए इसके बारे में भी हम बात करते हैं। दरअसल पहले हम बात करेंगे पार्ट 1 के बारे में। तो पार्ट 1 को लेकर के जो अभी तक जानकारी सामने आई है उस हिसाब से जो MMRCA में प्रोक्योरमेंट किया जाएगा पार्ट 1 का, उसमें तकरीबन 54 फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे और इनकी खरीद जो होगी वो बाई ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया कैटेगरी के अंतर्गत करी जाएगी। और इसको लेकर के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास जो एक पूरा का पूरा प्रस्ताव है वो पहले ही पहुंच चुका है। और ये जो पूरा बाई ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया कैटेगरी है ये हमारे डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि जो भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट किया जाएगा या जिसको भी ये पूरा का पूरा अवार्ड मिलेगा वो तकरीबन 18 एयरक्राफ्ट को फ्लाईवे कंडीशन में भारत भेजेगा। और इसके अलावा जो 36 बाकी के जेट्स होंगे उनका निर्माण भारत में ही किसी लोकल पार्टनर को सेलेक्ट करके जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसको इस चीज़ की पूरी स्वतंत्रता होगी कि वो अपने मर्जी के मुताबिक जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है उसको सेलेक्ट करें, जिसके अंतर्गत आगे के जेट्स का निर्माण भी किया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा इंडियन एयरफोर्स एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, जिसको हम AON भी कहते हैं, फेज़ 1 की, वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास लेकर के पहुंच चुकी है। और बताया ये भी जा रहा है कि पूरी संभावना है कि 2022 के अंत में ही भारतीय वायुसेना के द्वारा एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है वो इशू कर दिया जाएगा। तो ये हो गई पार्ट 1 की बात, जहाँ पर 54 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद की जानी है। अब आइए बात करते हैं पार्ट 2 की। तो BW बिजनेस वर्ल्ड की रिपोर्ट ये दावा करती है कि जब उन्होंने आधिकारिक सोर्सेस से बात करी तो उनका भी यही मानना था कि पार्ट 2 को लेकर के अभी कुछ भी सही जानकारी सामने नहीं है। उन्होंने बताया कि अभी आप इसको एक प्रोग्राम नहीं बल्कि आप इसको एक कॉन्सेप्ट समझिए कि भारतीय वायुसेना एक कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ रही है और इसके अंतर्गत तकरीबन 60 की संख्या में जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनको खरीदा जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पहले पार्ट 1 में सिलेक्ट किए गए थे वही संभावित है कि पार्ट 2 का भी हिस्सा होंगे, ताकि जो भारत में ही एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने की बात करी जा रही है उसमें एक्स्ट्रा खर्च भारत को ना फेस करना पड़े। जो प्रोक्योरमेंट मॉडल रहेगा वो सेम रहेगा कि बाय ग्लोबल मेड इन इंडिया। और गौर करने वाली बात एक ये भी है कि जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है ये एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। पार्ट 2 को लेकर के एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आई है और वो ये है कि पार्ट 2 तभी शुरू होगा जब पार्ट 1 के सारे जो ऑर्डर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे। हालांकि इसकी पुख्ता दावा तो नहीं कर रही है सोर्सेज, लेकिन ये ज़रूर बता रहे हैं वो लोग कि जब तक पार्ट 1 पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता पार्ट 2 में शायद तकरीबन कोई भी जो निर्णय है वो ना लिया जाए। और उसके बाद जैसे ही पार्ट 1 ख़त्म होगा तो इस पर जो काम है, जो सेकेंड फेज़ का प्रोक्योरमेंट है वो शुरू कर दिया जाएगा। अब हम बात करें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की, तो प्रबल दावेदारों में अभी भी बोइंग है और डसाल्ट है, यानी F-15EX और डसाल्ट राफेल अभी भी एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। इसके अलावा यूरोफाइटर कंसोर्टियम, लॉकहीड मार्टिन,
भी यहाँ पर प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। बात करें साफ ग्रिपेन की, तो साफ ग्रिपेन को लेकर के पहले भी हमने आपको बताया है कि खुद भारतीय वायुसेना के जो पूर्व एयर मार्शल्स हैं, पूर्व जो अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो तेजस मार्क 2 आएगा वो पूरी तरीके से साफ ग्रिपेन को काउंटर करने की क्षमता के साथ आएगा, इसलिए इनके प्रोक्योरमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि ग्रिपेन के जीतने के चांसेस भी काफ़ी कम हैं। बात करें रशियन फाइटर जेट्स की, तो ऑलरेडी वो MRFA से लगभग बाहर ही हो चुके हैं। तो ये तो कुछ खास बातें थी इस प्रोक्योरमेंट की, लेकिन अभी भी जो पूर्व अधिकारी हैं और एक्सपर्ट्स हैं वो राफेल के चांसेस को सबसे ज़्यादा देखते हैं। हालांकि आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि इसको लेकर के एक बार ये भी कहा गया था कि जो ये प्रोक्योरमेंट किया जाएगा फेज़ 2 का, ये SPV मॉडल के अंतर्गत किया जाएगा, यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के अंतर्गत किया जाएगा। लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि कोई भी प्रोक्योरमेंट जो कि MMRCA के अंतर्गत किया जाएगा वो SPV मॉडल के अंतर्गत नहीं किया जाएगा। वहीं BW बिजनेस वर्ल्ड ने यह भी कहा कि उन्होंने कुछ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स से बात करी, तो उन्होंने इसको लेकर के चिंता भी व्यक्त करी है। दरअसल जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनके सोर्सेज का ये कहना है कि एक बड़ी संख्या में जब कोई भी ऑर्डर मिलता है तो एक बार जो असेंबली लाइन्स हैं या प्रोडक्शन लाइन है उनको सेटअप करना उतना ज़्यादा हमें खर्चीला नहीं पड़ता। लेकिन अगर कम संख्या यानी कि 36 या 54 की संख्या में जो एयरक्राफ्ट हैं उनका ऑर्डर प्लेस किया गया तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकता है और निस्संदेह ये फिर जो प्रस्ताव है उसको भी प्रभावित करेगा। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि कम संख्या में जो प्रोडक्शन लाइन है या असेंबली लाइन है उसको शिफ्ट करना कहीं से भी उनके लिए किफ़ायती नहीं पड़ने वाला है। इसलिए संभावित यही है कि अगर छोटे ऑर्डर दिए जाते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि प्रोडक्शन लाइन वो या असेंबली लाइन को वो शिफ्ट करेंगे। तो ये तो BW बिजनेस वर्ल्ड की रिपोर्ट थी जो कि MRFA को लेकर के थी। हालांकि भारतीय वायुसेना ने अभी आधिकारिक कोई टिप्पणी इस पर नहीं करी है और अभी हमें उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतज़ार है। लेकिन अगर हम पूर्व की स्टेटमेंट को एनालाइज करें तो हमको ये पता चलता है कि अभी भी जो राफेल जेट्स हैं उनके जीतने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी भारत में उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो डेवलप हो रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया था कि रिलायंस और जो डसाल्ट का एक जॉइंट वेंचर है जिसके अंतर्गत एक नई असेंबली लाइन को प्लान किया जा रहा है, तो यह भी शायद भारत के हित में ही बात जा सकती है। अब बाकी तो भारतीय वायुसेना ही जानती है कि कौन सा एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के द्वारा लिया जाना है। हालांकि भारतीय वायुसेना कभी भी ये नहीं अपने पूर्व के स्टेट में भारतीय वायुसेना के द्वारा ये नहीं कहा गया है कि कहीं से भी इनकी संख्या में कटौती करी जाएगी। हालांकि बीच एक अपडेट सामने आई थी जहां पर यह बताया गया था कि भारतीय वायुसेना सिर्फ 57 फाइटर जेट्स को ही खरीदेगी, जिसको बाद में भारतीय वायुसेना ने ही कन्फर्म किया था कि ये रिपोर्ट फर्जी है और जो MMRCA है उसमें 114 फाइटर जेट ही खरीदे जाने थे और इतने ही खरीदे जाएंगे। तो इसी वर्ष के अंत तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि भारतीय वायुसेना लगभग अपनी तैयारियों को कंप्लीट कर चुकी है और इसी वर्ष के अंत तक जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है ये भारतीय वायुसेना के द्वारा इशू कर दिया जाएगा, जिसके बाद इस पूरी प्रक्रिया में आगे बढ़ोतरी होगी। हालांकि वर्ष 2018 में इसको लेकर के RFI रिलीज़ करी गई थी और अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देरी ऑलरेडी हो चुकी है और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जल्द से जल्द निर्णय ना लिया गया तो फिर MMRCA उतना ज़्यादा भारत के लिए शायद इफेक्टिव ना हो जितना अभी है। तो उम्मीद यही है कि आने वाले समय में कुछ बड़ी अपडेट्स इसको लेकर के हम तक पहुँच सकती हैं। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।